हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भाषा कौशल जो हिंदी पेडागॉजी में पढ़ रहे थे हम लोग, उसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था। जैसे कि 4 कौशल होते हैं भाषा कौशल के: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो श्रवण कौशल वाला पार्ट हमारा हो गया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के बारे में, अर्थात बोलना जो कौशल होता है हमारा, उसके बारे में। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला बताया गया पॉइंट जो है कि मानव प्रधानता अपनी अनुभूतियों तथा मनोवेगों की अभिव्यक्ति जो है कैसे कैसे करता है, मौखिक भाषा में ही करता है। जो व्यक्तियों के दैनिक विचार होते हैं, जो भाषा होती है, तो क्या करता है, कैसे करता है, मौखिक भाषा में करता है। जो विचार करता है, एक दूसरे से बातचीत करता है दैनिक जीवन में, तो क्या होता है, ज़्यादातर जो चीज़ें प्रकट करता है वो मौखिक भाषा के द्वारा प्रकट करता है। लिखित भाषा तो गौड़ तथा उसकी प्रतिनिधि मात्र है, क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति का साधन साधारणतः उच्चारित भाषा ही होती है। उसके बाद बताया गया है, आधुनिक जनतांत्रिक युग में जीवन की सफलता के लिए मौखिक भाव प्रकाशन या वाणी उतना ही आवश्यक है और अनिवार्य है जितना कि स्वयं हमारा जीवन। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति को प्रतिपल मौखिक अभिव्यक्ति की शरण लेनी पड़ती है। मतलब सभी जगह पर पूरे जीवन भर मौखिक अभिव्यक्ति की शरण, मतलब मौखिक अभिव्यक्ति के बिना कोई भी कार्य अधूरा है। ये यहाँ पे बताया गया है कि जीवन भर जो है व्यक्ति होता है मौखिक अभिव्यक्ति पर ही ज़्यादातर आधारित रहता है। अब जैसे कि बताया गया है, मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण के उद्देश्य से बालकों का उच्चारण शुद्ध एवं परिमार्जित हो, छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सिखाना, छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने के योग्य बनाना, छात्रों को व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना सिखाना। तो ये सारे गुण होते हैं मौखिक जो वाचन होता है, बोलना, तो इसके अंतर्गत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, छात्र जो है सरल एवं मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना सीखें तथा बोलने में विराम चिन्हों का ध्यान रखना सिखाना। विषयानुकूल प्रसंगानुकूल शैली का प्रयोग करना, विषय के अनुसार बातचीत करना। जैसे भी यहाँ पे बात हो रही है पढ़ाई की, कोई सीटेट के 4 छात्र बैठे हैं, तो क्या सीटेट के बारे में बात कर रहे हैं, और एक दूसरा आ जाए व्यक्ति वहीं पे आईएएस की बात करने लगे, तो क्या है वो विषय की प्रासंगिक अनुकूल नहीं है। तो यहाँ पे विषय अनुकूल प्रसंगानुकूल शैली का प्रयोग करना, छात्र में स्वाभाविक ढंग से परस्पर वार्तालाप करने की आदत विकसित करना, छात्रों को धारा प्रवाह प्रभावोत्पादक वाणी में बोलना सिखाना। क्या धारा प्रवाह मतलब रुक रुक कर ना बोले, और जो वाणी का क्या हो, जो भाषा का प्रभाव हो, ऐसी वाणी को बोलना सिखाना। बच्चों को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से बोलकर अभिव्यक्त करने के लिए तैयार करना मौखिक अभिव्यक्ति कौशल कहलाता है। तो ये सारे जो क्वालिटी होती हैं मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के अंतर्गत ये सारे बच्चों में डेवलप की जाती हैं। उसके बाद और अन्य पॉइंट जैसे कि शुद्ध उच्चारण करना, उचित स्वर और गति में बोलना, निसंकोच होकर विचार व्यक्त करना, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना, बोलने में विराम चिन्ह का ध्यान रखना, सरल और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना। तो ये सारे पॉइंट अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया है। उसके बाद मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं यहाँ पे बताई गई हैं। अब यहाँ पे मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं, मौखिक भाषा ही अभिव्यक्ति का सहज व सरलतम माध्यम है तथा भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से प्रारंभ होती है। मौखिक अभिव्यक्ति में अनुकरण और अभ्यास के अवसर बराबर मिलते रहते हैं। मौखिक भाषा के प्रयोग में कुशल व्यक्ति अपनी वाणी से जादू जगा सकता है। लोकप्रिय नेताओं के भाषण इसी बात का प्रमाण है। जैसे कि क्या होते हैं, जो नेता वगैरह होते हैं, तो लोकप्रिय भाषण से क्या करते हैं, लोगों को मतलब रिझाते हैं, फिर बाद में क्या है, लोग उनको वोट देकर जिता देते हैं, फिर बाद में काम खत्म। मौखिक भाषा के द्वारा विचारों के आदान प्रदान से नई जानकारियाँ मिलती हैं। अशिक्षित व्यक्ति बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान अर्जित करता है। रोज़मर्रा के कार्यकलापों में मौखिक भाषा प्रयुक्त होती है। अब देखो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कबीरदास। कबीरदास ने एक वो जो उनकी मतलब दोहा भी लिखा था कि मस्त कागज छुओ नहीं, मतलब कभी क्या कागज़ पे नहीं छुआ, लेकिन फिर भी क्या थे, कितने बड़े वैज्ञानिक थे, सॉरी कितने बड़े लेखक थे और कितने बड़े कवि हुए मतलब। तो कबीरदास के बारे में सभी लोगों ने पढ़ा होगा।
तो यहाँ यही भी बताया गया है कि अशिक्षित व्यक्ति भी बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान अर्जित करता है। सामाजिक संबंधों के सुदृढ़ बनाने में एवं सामाजिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने में मौखिक भाषा की प्रमुख भूमिका होती है। अब यहाँ पे जैसे कि बताया गया है मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? स्वाभाविकता होनी चाहिए। बोली में क्या है? बोलने में स्वाभाविकता हो, बनावटी बोली का प्रयोग हास्यास्पद हो सकता है। अस्वाभाविक भाषा वक्ता को अविश्वसनीय बना देती है, स्वाभाविक भाषा विश्वसनीय होती है। मतलब क्या, जो नेचुरल रूप है बोली का, भाषा का नेचुरल रूप से उसे बोलना चाहिए। जैसे कि रोटी है, अब रोटी को क्या राटी कहा जाए तो क्या कुछ अर्थ निकलेगा शब्द का, कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। तो क्या स्वाभाविकता होनी चाहिए बोली में, स्पष्टता होनी चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति का दूसरा गुण है स्पष्टता। बोलने में स्पष्ट होना अति आवश्यक है। जो बात कही जाए वह स्पष्ट और साफ होना चाहिए। और जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपको, अब क्या स्पष्ट शब्द न सुनाई दे आप लोगों को, जो हम बोल रहे हैं स्पष्ट ना हो तो क्या उससे मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी प्रकार से हो पाएगी? आप लोग कुछ समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो जो मौखिक अभिव्यक्ति की स्पष्टता भी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद शुद्धता। बोलते समय शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। अशुद्ध उच्चारण से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बोधगम्य मौखिक अभिव्यक्ति में सरल व सुबोध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद बताया गया है सर्वमान्य भाषा। अप्रचलित शब्दों के प्रयोग से वार्तालाप नीरस हो जाता है। शिष्टता। वार्तालाप करते समय शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए। अशिष्टता संबंधों को बिगाड़ देती है। शिष्टता मौखिक भाव प्रकाशन का एक अन्य गुण है। तो ज़्यादातर उन्हीं शब्दों का यूज करना चाहिए जो सर्वमान्य सभी जगह मान्य हो। उसके बाद मधुरता। मौखिक भाव प्रकाशन का अन्य गुण है। मधुरता भी कहा गया है कोयल काको देत है, कागा काको लेत, वाणी के कारणेन मन सबको हर लेत। मीठी वाणी का प्रयोग कर मनुष्य किसी दुश्मन को भी अपना बना सकता है। तो यही बताया गया यहाँ पे कि वाणी में बोलने में क्या है? मधुरता होनी चाहिए। अब इसकी बताया गया प्रवाहमयता के बारे में। विराम चिन्ह के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति आ जाती है। मौखिक भाव प्रकाशन में उचित प्रवाहमयता होनी चाहिए। अब देखो प्रवाहमयता जैसे एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो प्रवाहमयता जैसे कि विराम चिन्ह के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति आ जाती है। मौखिक भाव प्रकाशन में उचित प्रवाहमयता होनी चाहिए। अवसरानुकूल मौखिक भाव प्रकाशन की अन्य विशेषता है। अवसरानुकूल भाषा का प्रयोग हर्ष उल्लास सुख दुख दया करुणा सहानुभूति प्यार आदि भावों के अवसरानुकूल व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार क्या है जो प्रवाह होता है, तो प्रवाहमयता को क्या ध्यान में रखना चाहिए? अगर इस प्रकार बोलकर किसी को समझाया जा रहा है तो कुछ समझ में आएगा, और व्यक्ति क्या कहेंगे? दूसरे लोग कहेंगे अरे बेवकूफ़ पागल है। तो क्या है? विराम चिन्हों आदि का इसमें ध्यान रखना चाहिए प्रवाहमयता में। उसके बाद अवसरानुकूल मौखिक भाव प्रकाशन की अन्य विशेषता है अवसरानुकूल भाषा का प्रयोग हर्ष उल्लास सुख दुख दया करुणा सहानुभूति प्यार आदि भावों को अवसर के अनुकूल व्यक्त करते हैं। अब जैसे कि कहीं पर क्या है, कोई जैसे कि किसी की मतलब डेथ वगैरह हो गई, अब वहाँ पे क्या है कॉमेडी करने लगो, जाके हंसी की बात करने लगो, तो क्या है निष्क्रिय भाषा हो जाएगी, निष्क्रिय वार्तालाप हो जाएगा। मतलब वहाँ पे उस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अवसर के अनुसार मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद बताया गया है श्रोताओं के अनुकूल भाषा। मौखिक अभिव्यक्ति की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सुनने वाले कौन हैं, किस स्तर के हैं, उसके अनुकूल ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अब जैसे कि छोटे बच्चे हैं प्राथमिक स्तर के, अब बहुत हार्ड वर्ड, बहुत कठिन वर्ड उनके सामने बोला जाए तो क्या वो समझ पाएंगे? तो इसी वजह से श्रोताओं के अनुकूल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की शिक्षण विधियाँ। जैसे कि पहली है वार्तालाप विधि। शिक्षण सामग्री या पाठ से पढ़ाते हुए अन्य मौक़ों पर छात्रों के साथ अध्यापक वार्तालाप करते हैं, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह प्रत्येक छात्र को वार्तालाप में भाग लेने के लिए प्रेरित करे। वार्तालाप का विषय छात्रों के मानसिक बौद्धिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। तो पहली विधि क्या है? वार्तालाप विधि। उसके बाद है सस्वर वाचन। पाठ पढ़ाते समय पहले शिक्षक को स्वयं आदर्श वाचन करना चाहिए, बाद में कक्षा के छात्रों से अनुकरण वाचन या सस्वर वाचन कराना चाहिए। सस्वर वाचन से छात्रों की झिझक व संकोच क्या होती है? खत्म होती है। उसके बाद प्रश्नोत्तर।
सामान्य विषयों पर पाठ्य पुस्तकों से संबंधित पाठों पर प्रश्न पूछने चाहिए। अगर छात्रों का उत्तर अपूर्ण या अशुद्ध है तो सहानुभूतिपूर्ण ढंग से उत्तर को पूर्ण व शुद्ध कराया जाना चाहिए। उसके बाद है कविता सुनना व सुनाना। छोटे बच्चे या बालोचित गीत सुनाने व सुनने में काफ़ी रुचि लेते हैं, अतः कविताएं कंठस्थ करके उन्हें कविता पाठ के लिए प्रेरित करना चाहिए। अतः कविता पाठ मौखिक भाव प्रकाशन की शिक्षा देने का अन्य उपयोगी साधन है। उसके बाद है वाद विवाद। बालकों के मानसिक व बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखकर वाद विवाद करवाया जा सकता है। अपने विचारों का तर्कपूर्ण ढंग से प्रतिपादन करने का प्रशिक्षण देने के लिए वाद विवाद का एक उत्तम साधन है। पाठ का सार। पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ या रचना को पढ़कर छात्र से उस पाठ का सार सुनना मौखिक अभिव्यक्ति का अन्य उपयोगी साधन है। उसके बाद है भाषण। भाषण भाव प्रकाशन का एक सशक्त साधन है, परंतु भाषण छात्रों के मानसिक एवं बौद्धिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। उसके बाद है नाटक प्रयोग। नाटक द्वारा भावाभिव्यक्ति का अच्छा अभ्यास हो जाता है। रंगशाला में बालक को आंगिक, वाचिक एवं भावों के अभिनय की दीक्षा सफलतापूर्वक मिल सकती है। उसके बाद है बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों को अधिक से अधिक बोलने व पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, जिससे उनमें धीरे धीरे साहस व स्वावलंबन का विकास हो सके। तो ये सारी जो विधियाँ हैं, ये सारी विधियाँ हैं मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की।